अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाज़रीन, शादी एक ऐसा मौजू है जिस पे हम महसूस करते हैं कि हर वक्त घर में एक डिस्कशन चल रही होती है। बच्चा पैदा होता है तो हम उसको कहते हैं अच्छा जब तुम्हारी शादी होगी तो ऐसा होगा। बच्ची से हम कहते हैं अच्छा जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम ये काम कर लेना, वो काम कर लेना। इट्स मोर लाइक वन ऑफ गोल्स ऑफ लाइफ। हमने इसको इस तरीके से बना दिया है। लेकिन शादी का डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि आपकी सारी आने वाली नस्लें आपके उस एक डिसीजन पे बेस कर रही हैं। वो फैसला जो आप खुद अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं या आपका बच्चा अपने लिए ले रहा है। लेकिन सबसे पहले तो इंसान के जहन में जो सवाल उठता है ना, वो ये उठता है शादी का मकसद क्या है। इन तमाम मौज़ूआत पे हम आज बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ, डॉक्टर कंवल कैसर और अफशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो शादी का मकसद क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये है। शादी का देखें, शादी के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है निकाह। निकाह जो है वो अपनी 4 हिकमतें रखता है, और उस हिकमत में एक चीज़ तो ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक जो इंसानियत आनी है, जो लोगों ने आना है, जनरेशन्स ने आना है, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ निकाह आना है। ये उसको लेजिटिमेट करती है। देन देयर इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ लव। जैसे प्यूबर्टी को इंसान पहुंचता है, उसका एक रुझान ऑपोजिट उससे किसी को चाहने की तरफ जाता है। निकाह उसको लीगलाइज कंपेनियनशिप। इसी तरह एक जिनसी ताल्लुक़, इसकी भी ये भी एक नेचुरल, एक फितरत चीज़ है जो फिर उसको निकाह लीगलाइज करता है, जो इसके बाहर इलिजिटिमेट है। और चौथी चीज़ यह है कि औलाद की जो तरबियत है, इस पे खावंद और बीवी का ताउन, ये चारों चीज़ें जो है ना, ये निकाह की हिकमत है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निकाह ख़ुद जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही। तो ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर एक इंसान उसकी इत्तबा करता है तो वो गोया इबादत का कदम उठाता है। जी, मकसद यही है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जिस मकसद से इंसान को पैदा किया, और जैसे अफशा ने बहुत क्लियरली आपको बताया कि उसके क्या टारगेट्स हैं, उन पे नज़र रखी जाए। क्योंकि हमारे लिए इश्यूज बहुत सारे हो चुके हुए हैं। पहला इशू तो ये चुका हुआ है कि हमें पता तो है कि जब हमारे बच्चे बालिग होंगे तो हमने उनकी शादी करनी है, लेकिन हमें लगता है कि 35 साल का लड़का भी अभी बालिग नहीं है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से 25 से 27 साल की लड़की जो है वो शायद अभी इस उम्र की हुई है कि हम सोचना शुरू करें कि उसकी शादी करनी है, और फिर हम उनके मसाइल में घिरे रहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमारा फोकस बहुत डिफरेंट हो चुका हुआ है। यानी कि मकसद जो है, हमें हमारा दीन एक मकसद बता रहा है, लेकिन हम उसमें कुछ चीज़ों को एज ए रिचुअल ले रहे हैं, उनके ठप्पे लगा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं। लेकिन असल जो उसका मकसद था वो उसमें से ख़त्म हो गया है। तो बात ये होती है कि ऑब्जेक्टिव अगर ख़त्म हो जाए ना, तो वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। उसकी बुनियाद अगर कमज़ोर हो जाएगी तो फिर मसाइल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और वालिदैन के लिए मसाइल बढ़ना शुरू हो चुके हुए हैं। इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि इस्लामिक पेरेंटिंग में इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा छोटा भी है तो आपको ये पता हो कि आप किस बुनियाद पे उसकी शादी के बारे में सोचेंगे, और शुरू से आप अपने माइंड सेट को उस तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं शादी के हवाले से, और मकसद ही मैं बात करूँगी कि हम ये सुनते हैं कि लड़के वाले लड़की वालों से जब डेट मांगते हैं या लड़की वाले लड़का वालों से डेट मांगते हैं तो वो कहते हैं हम शादी इसलिए करना चाहते हैं कि जी हमारी अम्मा बड़ी बीमार हैं और उनके घुटने में बड़ा दर्द आने लगा है और घर को देखने वाला कोई नहीं है, तो हम कह रहे हैं बच्चे की शादी कर दें। ये रीज़न मैंने मतलब लमसम 90% लोगों के मुँह से यही वजह सुनी है। क्या ये दुरुस्त वजह है? देखिए, बात यह है कि लड़की जब उस घर में या उस सिस्टम में जाएगी तो उसको अपने आप को उसका हिस्सा तो समझना है और बनाना भी है, ठीक है। और एक तो इंसानियत का नाता होता है कि कोई भी शख्स आपको लगता है कि वहाँ पे बीमार है, ज़रूरतमंद है, तो आप उसकी ज़रूरत का ख्याल भी रखेंगे। फिर ये है कि जब आप शादी के बंधन में बंध के जा रहे हैं और आपको लगता है कि जो जिससे आपकी शादी हो रही है उसके वालिदैन में से कोई उसको ज़रूरत है आपकी, तो आप वहाँ पे भी मददगार होंगे, उसको आप अना का मसला नहीं बनाएंगे। लेकिन आपको साथ साथ ये भी देखना है कि उस घर में और कौन कौन से अफराद हैं, क्या और उनके बहन भाई हैं जो कि ये काम करने में आपकी मदद कर सकते हैं, या ये है कि उस घर में बाकी लोग तो जो हैं वो अपने आराम से मज़े करें, और एक लड़की को जो लाया जा रहा है उससे ये एक्सपेक्टेशन हो कि वो A to Z सारे काम करे, यानी वो बीवी भी बने, बहू भी बने,
एक किस्म की नौकरानी भी बन जाए जो सारे कामों को समेटती रहे और बाकी कोई उसका मददगार ना हो। तो ये ना हर घर के सिचुएशन के मुताबिक डिफर करेगा इसका आंसर। ज़िंदगी और मौत के दरमियान अगर आप देखें कि इंसान की ज़िंदगी में जो एक वाहिद चेंज आता है वो है निकाह। इसका मतलब है ज़िंदगी और मौत के दरमियान ये एक ऐसा डिसीजन है जो बहुत पहलुओं से नज़र रखने की ज़रूरत रखता है। और इसके बेसिस में अगर आप देखेंगे, जैसे खुतबा निकाह की हम देखते हैं कि खुतबा निकाह के वक्त क्या पढ़ा जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि 4 दफ़ा तकवा का लफ्ज़ आता है। इत्तक़िल्ला, 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 अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आप देखिए 4 दफ़ा उसका रेपिटिशन आता है। तो एक शख्स इस बात को ज़रूर सोचे कि निकाह के खुशी के मौके पे अल्लाह से इतनी दफ़ा क्यों डराया जाता है, इसका क्या मकसद है। इसका मतलब है, और एक टूल दिया गया है, ला तुअता मखलूकन फ़ी मासियतिल खालिक, सही, कि मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी नहीं होगी। और अगर आप इंसानियत के नाते अगर ज़िंदगी के 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा अगर हुकूकुल्लाह लेता है तो 3 हिस्से हुकूकुल इबाद लेते हैं। इसकी अगर किसी के जहन में अगर तरजीहात मौजूद होंगी तो वो ख़ुद से ख़ुद अपने निकाह के डिसीजन को एनालाइज करेगा कि वो किस बेसिस पर। नबी सल्लल्लाहु ने 4 रीज़न्स हमें दिए, हम क्यों जाके रिश्ता ढूंढते हैं। या तो हसब नसब होगा, या खूबसूरती होगी, या माल होगा, या फिर दीनदारी होगी। सही। तो आपने के अल्फाज का मफहूम इस तरह से आता है कि तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों, तुम दीनदार का इंतखाब करो। एक क्राइटेरिया तो अब ये अगर हम ये क्राइटेरिया हम ला रहे हैं कि क्योंकि वालदा बीमार हो गई हैं घर में इसलिए हम निकाह करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बुनियाद तो। और आप देखें कि जो डिसीजन आप देखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट निकाह, हम रोज़ाना दिन में कई डिसीजंस ले रहे होते हैं। डिसीजंस की बुनियाद क्या है? अगर वो वाकई गॉड कॉन्शियस डिसीजंस हैं कि आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपने डिसीजंस लेते हैं, आप देखेंगे कि उन डिसीजंस में रहमत बरकत के साथ एक पायदारी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और वही चीज़ निकाह के अंदर बहुत सॉलिड रोल प्ले करने वाली है। अगर बुनियाद ये है कि क्योंकि वालदा बीमार है तो हमने बच्चे का निकाह करना है, तो आप खुद सोच लें इसमें कौन से पहलुओं को इम्पोर्टेंस दी गई है। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि कोई रिश्ता तलाश करना शुरू करता है तो उसकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, हम वहाँ से बात करते हैं। प्रेफरेंसेस के अंदर हम ये सुनते हैं कि लड़के वालों की प्रेफरेंस जहाँ से शुरू होती है कि लड़की बहुत हसीन होनी चाहिए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड ये कि लड़की अगर वेल ऑफ फैमिली से हो। पहले तो लड़की वाले ये देखा करते थे कि लड़का वेल ऑफ फैमिली से हो। एक ये थोड़ा सा गलत ट्रेंड आया कि बड़े अच्छे एरिया में रहना चाहिए उसको। अगर किसी नॉर्मल एरिया से रिश्ता आ गया तो लड़की वाले कहते नहीं हमारी बच्ची वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ रह नहीं सकती, एडजस्ट नहीं कर सकती, एरिया तक देखा जाता था। अच्छा, ये अब बड़ा नया ट्रेंड आया है कि अब लड़के वाले भी देखते हैं कि लड़की का एरिया भी बड़ा अच्छा हो, बिकॉज कहीं ना कहीं लड़के वाले ये बात एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ हम रिश्ता करेंगे उसके घर वाले हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें सरवाइव करने में। बिल्कुल। इस एक्सपेक्टेशन के तहत उन्होंने भी ये शर्त लगा ली है, दोनों फरीकैन को खूबसूरती चाहिए, दोनों फरीकैन को स्टेटस चाहिए, दोनों फरीकैन को अच्छे घर चाहिए, दोनों फरीकैन को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। तो ये परफेक्शन जो है ये इस दुनिया के अंदर आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर रही है? देखिए, मज़े की बात यह है कि सारी परफेक्शन बता के फिर लोग बड़े हम्बल स्टाइल से मुझे कहते हैं, आजजाना स्टाइल से कहते हैं हमारी कोई डिमांड नहीं है। बात यह है कि अगर हमने बचपन से सिंड्रेला की कहानियाँ सुनी हैं और ब्यूटी एंड द बीस्ट की सुनी हैं, और हमने ये सुनी है कि एक पता नहीं कैसा खूबसूरत शहजादा घोड़े पे आ रहा है और उधर से वो जो लड़की है उसकी हुस्न की कोई मतलब जैसे इंतहा नहीं है, तो बचपन से ही माँ बाप का भी माइंड सेट ये होता है कि जी हमें हसीन से हसीन मिले, खूब से खूब तर मिले। और जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं वो भी फिर ऐसे ही सिनेरियोज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और बात जो फैक्टर्स बाद में शादी पे असरअंदाज होते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता कि बच्चे की तरबियत कैसे कर रहे हैं, आपस में स्किल्स कितने अच्छे हैं, मिलजुल के रहना आता है, बर्दाश्त है, अल्लाह का हुक्म कितना मानते हैं, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। की पॉइंट्स हैं। अफशा, मैं इस पे आपको ओपिनियन ब्रेक के बाद आकर लूँगी कि क्या हम उन क्राइटेरियाज पे बात कर रहे हैं जो दुरुस्त क्राइटेरियाज हैं, वो ट्रेड्स हम ढूंढ रहे हैं जो हमें ढूंढने चाहिए। इंशाल्लाह नाज़रीन, ब्रेक के बाद आकर हम इस पर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या ट्रेट्स होने चाहिए जो हम अपने होने वाली बहू या होने वाले दामाद के अंदर देखें। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो हदीस के मुताबिक दीन है, और अगर सवाल यहाँ पे ये है कि अगर वो दीन है तो क्या वो ज़ाहिरी दीन है या वो बातिनी दीन है, और इस बात का फ़ैसला आप कैसे करेंगे। तो जी आपका क्या ख्याल है इस बारे में अफशा? देखें, ज़िंदगी दुनिया में गुजारनी है, ठीक है। दुनिया में हमें दीन की भी ज़रूरत है और दुनिया की भी ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अगर ये कहें कि नहीं सिर्फ दीनदारी हो लेकिन बाकी चीज़ें उसके अंदर ना हो तो ये भी बात दुरुस्त नहीं होगी। सिर्फ दुनियादारी की चीज़ें, मटीरियलिज़म की चीज़ें अगर हम देखें और दीनदारी को पहलू ना बनाएं तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। वही बात है कि दीन हमें बैलेंस का सबक देता है। तो दीनदारी से मुराद ये है कि एटलीस्ट घर में आपको ईमान की कैफियत नज़र आने वाली हो। देखिए, कुछ लोग हैं मुसलमान होने के नाते भी लेकिन उनके घर में ना नमाज की कुछ पहचान है, ना रोज़े की पहचान है, ना हज का तसव्वुर है, ना ज़कात का तसव्वुर है, लेकिन है मुसलमान घराना। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे जो उस जनरेशन से आने हैं उनको वो वाले कॉन्सेप्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट देने वाला ना हो उस घर में। क्योंकि आप देखिए, बहरहाल हम जितना मर्ज़ी कह लें कि वालदा जो है वो घर में तरबियत का मरकज़ उसी से उठना है, लेकिन क्या वालिद की तरफ से इन चीज़ों की कोई इनपुट नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों को औलाद की तरबियत में तावन तो देना है। तो एक चीज़ अकीदा है, इसको अगर बुनियाद बनाएंगे तो जो मैं पहले बात कर रही थी कि निकाह में अल्लाह की जो ज़िक्र आया है कि अल्लाह से डरो, तो अल्लाह से डरने का मकसद यही है कि हम अल्लाह को बड़ा जानें और वो चीज़ हमें नज़र आनी चाहिए कि किसी के घर में क्या हमें ईमान की कैफियत मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नहीं मिलती तो उसकी पहचान क्या, और अगर नज़र आ रही है तो आप देखिए बाज़-औक़ात तो ज़ाहिरी तौर पे कुछ ज़ाहिरी चीज़ें भी डेफिनेटली दीन को आइडेंटिफाई करती हैं और वो मैटर करती हैं। बाज़-औक़ात लोग बच्चियों को देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें हिजाब वाली बच्ची चाहिए, हमें कम अज़ कम इतना हो, सर कवर करती है, बच्ची के अपने हया के दायरे क्या हैं, और वो सब बातें ज़रूर लोग पूछा करते हैं। सिमिलरली लड़का है तो लोग पूछते हैं कि पहला सवाल आता है कि जी बच्चा नमाज़ पढ़ता है, या बच्चे के अपने ये छोटे छोटे सवाल होते हैं। तो कुछ चीज़ें तो देखिए ज़ाहिर है जहाँ अरेंज मैरिजेज़ हैं तो उसमें तो कुछ चीज़ें सवाल पे ज़ाहिरी तौर पर होंगी। बातिन का जहाँ तक सवाल है तो देखिए बातिन तो फिर वही वक्त ही बताता है कि वो बातिन में कितनी रची बसी थी। हमें उसका कुछ इन्वेस्टिगेट करने का किसी हद तक तो मौका मिल जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है बहुत डिटेल्ड आपको मौका ना मिले। अब रही दुनियादारी में पहली चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर है अगर बच्ची एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है या उसका घर में बहुत खाता पीता घराना जिसको हम कहते हैं, और अगर आप रिश्ता आपको देखें सहाबा के दौर में हम ये देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दौर में शादी वाज नेवर एन इशू। हमें ये पढ़ने को मिलता है कि उस दौर में कभी ये सुनने में नहीं मिलता था कि किसी लड़की की शादी होने से रह गई, यानी कि ये उनके मसाइल, उनकी कम्युनिटी के मसाइल में से ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था कि वहाँ शादियाँ नहीं होती थी, इसलिए कि शादी वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल इशू और बहुत ज़्यादा उसका ढोल ढमक्के भी नहीं बजाए जाते थे और पता चलता था साहबी की शादी हो गई। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है कहने का कि उनके जो क्राइटेरियाज ऑफ सिलेक्शन थे वो कोई बहुत बड़ी लिस्ट पर मबनी नहीं थे, सिंपल होते थे, टू द पॉइंट होते थे। अच्छा, इसी वजह से जो पहले की जो हमारी शादियां हैं, अगर हम अपने पहली सक्सेस रेट देखें तो सक्सेस रेट भी ज़्यादा था, शादियां जल्दी भी हो जाती थी, रिश्ते जल्दी मिल भी जाते थे। अब जबकि लाइफस्टाइल इतने ग्लैमरस हैं, कम्युनिकेशन के इतने ज़्यादा ज़राए हैं, को एजुकेशन भी है, ज़्यादा एक्सपोजर भी है, फिर भी लोगों को रिश्ते जो हैं करने में कितनी मुश्किलात हो रही हैं। कहीं ना कहीं मैं महसूस करती हूँ कि वालिदैन खुद भी कंफ्यूज्ड हैं। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि हमें कैरियर ओरिएंटेड बहू चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर है, मुझे इंजीनियर बहू चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर है, मुझे डॉक्टर बहू चाहिए। लेकिन जब वो बहू डॉक्टर होती है या वो इंजीनियर होती है और घर आके उनको फील होता है कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से वो महसूस करते हैं कि थोड़ी सी कमी रह गई, तो फिर सवाल भी पूछा जाता है कि आपने पहले कैरियर पूछा था या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी थी बच्चे के अंदर। और देखिए औरत का दायरा कार बिल आखिर वो हम माने या ना माने, हम तस्लीम करना चाहें या ना चाहें, उसका दायरा कार है तो घर ही। वो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाए उसको कोई ममानियत नहीं है, वो घर में रहकर अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखती है तो भी कोई ममानियत नहीं है। प्रोफेशनलिज्म वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए जहाँ घर का सुकून या घर की जो रिक्वायरमेंट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ऑफेंड हो रही हैं और प्रायोरिटी उससे बरक्स किसी और को चीज़ को दी जाए, तो डेफिनेटली वो बैलेंस आउट होगा। देखिए मर्द घर आएगा तो वो इतना तो एक्सपेक्ट करेगा कि और कुछ नहीं तो उसको एक टाइम का खाना तो घर में पका हुआ मिल जाए। हम बहुत बड़ी बातें ना भी करें तो खाना तो एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ आ गई कि नहीं क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी जैसे बराबर काम करके आ रही हूँ तो तुम अपना खाना खुद पका लो
और मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे, तो अब तुम इनको संभालो क्योंकि मैं भी थकी हुआ, तो आप देखिए फिर ये बैलेंस घर का बिगड़ना। अच्छा, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमें बताया गया कि दीनदारी, तो दीनदारी को भी जैसे अफशा ने भी डिफाइन किया कि हम एक हद तक ही देख सकते हैं ना, कि हम देख सकते हैं कि कोई नमाजी है, उसका हुलिया क्या बता रहा है, उनके घर का माहौल क्या अपरेंटली बता रहा है। लेकिन इस दीनदारी में कुछ चीज़ें जो जिम्मेदारी का एहसास से हमें पता चलती हैं वो ज़रूर चेक करनी चाहिए। मसलन कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम क्या चेक करें, हमने तो फलां से पूछा या फलां से पूछा तो हमें तो ठीक लगा। हाँ। वही चीज़ें जो आप अपने बच्चों में देख रहे हैं ना, आपको वो फैक्टर्स देखने चाहिए। एक तो एक एहसास ज़िम्मेदारी कितना है, आपको पता चल जाता है। कोई स्टूडेंट है, आप उसके टीचर से पूछ सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स इसने हमेशा टाइम पे जमा करवाई हैं, छुट्टियां कितनी होती हैं इसकी, क्लास में एटीट्यूड क्या होता है लर्निंग की तरफ, उसी से आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर किसी को इज्जत देने का कितना एक तरीका है, अपने काम को कंप्लीट करने का उसका कितना सेंस है, क्योंकि आगे जाकर उस पर बड़ी जिम्मेदारियां पड़ने वाली हैं, चाहे वो लड़का या लड़की। जॉब कोई कर रहा है तो आप बहुत जो चीज़ें चेक करें, क्योंकि अक्सर लोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये करते हैं कि उसके बॉस से पूछते हैं कि उससे पूछते हैं जी वो फलां लड़का या लड़की आपके उधर ऑफिस में काम करते हैं कैसे हैं। देखिए बॉस के साथ तो हर शख्स अच्छा है, सही बॉस के साथ तो सबऑर्डिनेट से पूछें, उसके सबऑर्डिनेट से तो जो उससे नीचे लोग हैं उनसे पूछें, चौकीदार से पूछें, उसके पीएन से पूछें, कोई ड्राइवर है उनसे पूछें। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि वो शख्स उसके अंदर सब्र कितना है, उसके अंदर बर्दाश्त कितना है, अच्छा गुस्सा उसको कहाँ कहाँ आता है, इस किस्म की चीजें पूछें। हम अगर पूछते भी हैं तो हम ये पूछते हैं मालो दौलत कितना है उसके पास, और कमाता कितना है और उसके फ्यूचर पर जो है वो उसके ख्यालात क्या है और उसके प्लान्स क्या है। आपने पूछना है तो आप उससे पूछें कि बुक रीडर है। अच्छा, अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो बुक रीडर नहीं हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसको मेंटल ग्रोथ ही नहीं है, उसकी जो किताबें नहीं पढ़ता उसकी ग्रोथ नहीं है। अच्छा, अगर वो कहता है कि मैं पढ़ता हूँ, लड़का या लड़की, तो उससे पूछें कि कौन सी बुक्स पढ़ते हो, आपको फ़ौरन उसकी पर्सनालिटी का समझ आ जाएगी, उसकी आइडियोलॉजी समझ आ जाएगी कि नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन किताबें ऐसी पढ़ता है। तो अगर इस किस्म की किताबें पढ़ता है तो उसका क्या स्टाइल होगा। हमारी बच्ची तो शायद ज़्यादा रिलीजियस है, या हमारी बच्ची तो इस टेम्परामेंट के शख्स के साथ नहीं एडजस्ट हो सकेगी, ठीक है ना। इस किस्म की जो हॉबीज़ होती हैं या स्टाइल होता है, उनसे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है खाता कैसा है। और फिर एक और जो बहुत अहम चीज़ होती है, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो बच्चा या बच्ची आपके सामने आके प्रिटेंड करके सलाम दुआ करके बात कर सकता है। आप एक दफ़ा उसके दोस्तों को देख लें, आप एक तस्वीर भी देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस किस्म का है। और आपकी चॉइस इस बच्चे की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हम खुद होते हैं हम वैसी ही कंपनी में रहते हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें सोशलाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, तो आप भी ऐसे ही होंगे। अगर आप सोशलाइज करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो आपका भी वही स्टाइल होगा, आप अपनी फैमिली को लेके चलने वाले होंगे। और ये आपने देखा होगा कि जैसे ये हमने बात करी कि ला तो आता मखलूकन फी मासियतिल खालिक, क्योंकि देखिए चांसेस ये होते हैं कि अगर स्पाउस में से, दोनों स्पाउसेस में से अगर एक भी दीनदारी पर है और दूसरा है तो लेकिन या तो राह उठा रहा है या इरादा रखता है या आने की रविश रखता है, ये सब चीज़ें इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में पता चल जाती हैं, तो फिर चांसेस ये हैं कि उसका पार्टनर उसको उस रास्ते पर ले आएगा। और अगर ऐसी जहनियत पे दोनों ही हैं कि दोनों ही अपने राह रास्त से हट जाएंगे, तो फिर तो दोनों के लिए ही इसका मतलब है सख्त रास्ता है, सूरत नहीं ना, फिर वो सूरत नहीं है। तो एक भी अगर थोड़ा सा उस रुझान की तरफ है तो चांस, क्योंकि आपने देखा बाज़ औक़ात हालात ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि कुछ लोग नहीं भी अगर उस रविश पे होते तो वो उस रविश पे अल्लाह ताला किसी ऐसी आजमाइश के थ्रू गुजारते हैं कि लोग, बहुत से लोग रुजू कर जाते हैं, पलट जाते हैं। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, हमने तो फैसला करना है जो हाल है हमारे सामने, हम तो फ्यूचर के तो नहीं, हम तो नहीं उसके बारे में देख सकते। तो इसलिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हो सकता है कि उस वक़्त तो नागवार लग रही हों, लेकिन उनके पीछे बाज़ौक़ात बहुत सी चीज़ें जो हैं वो और फ़ायदेमंद भी होती हैं। बाज़ौक़ात आप देखें, हम बच्चे के अगर कद पे इतराज़ कर देते हैं, ठीक है, हालांकि देखिए हमें दीन इजाज़त देता है, जोड़ मुनासिब जोड़ की इजाज़त देता है, देखने की भी इजाज़त उस हद तक देता है कि ताकि आप एटलीस्ट वो फैसला कर पाएँ और आपके लिए एक लेकिन उसको एक बिल्कुल एक
ऐसा रिजिड पॉइंट बना लेना हाँ जी। कि बच्ची के लिए फिर आप कोई उसको स्पेस ही नहीं दे रहे और उसी को आपने पॉइंट बना लिया है, तो फिर आप देखें ये हम खुद अपने बच्चों पर भी बहुत सी फिर नेगेटिव चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें एक और बड़ा अहम पहलू है नाजरीन के माएँ या बाप दोनों के जहन में एक चीज़ होती है कि जी जो दामाद आना चाहिए या जो बहू आनी चाहिए वो तो मेरे ख़ानदान की होनी चाहिए। ये माँ और बाप के बीच में भी एक स्ट्रगल चल रहा है, ये बच्चों और माँ बाप के बीच में भी एक स्ट्रगल चल रहा है। अम्मा कहती हैं खाला की बेटे से शादी कर लें, अब्बा कहते हैं फुप्पो की बेटे से शादी कर लें, और बच्चा कहता है मैंने दोनों से नहीं करनी। तो और बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ये होता है कि अम्मा मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है उसके साथ। हमारे माँ बाप कहते हैं कि जी कंपैटिबिलिटी क्या चीज़ होती है? देखें, बच्ची की जो रज़ा है ना वो वली पर की रज़ा पर मुकद्दम है। बिल्कुल ठीक है, मुकद्दम से मुराद ये है कि उसकी रज़ा देखी जाएगी। ठीक है, और अगर कोई बच्चा या बच्ची ये कह दे कि उसको फ़लानी जगह पर उसका दिल नहीं है या वो नहीं करना चाहिए, तो ऐसे मौक़ों पे ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत अहम पहलू है। और जब मैंने कंपैटिबिलिटी की बात की डॉक्टर कंवल, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आकर आपसे इस पर पॉइंट लूँगी कि ये कंपैटिबिलिटी आखिर है क्या भला? क्या ये कोई मिथ है ऐसी जो समझ में नहीं आती है, जिसके हम डेप्थ में जा नहीं पाते हैं? हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी, तो वेलकम बैक नाजरीन। अब डॉक्टर कंवल से ये पूछते हैं कि आखिर कंपैटिबिलिटी है क्या भला? जी, आपने इसको बला बना दिया है, और बेसिकली ये बला वो है जिसको माँ बाप पाल लेते हैं और उसको नशो नुमा देते हैं, तो ये वाकई बला बन जाती है। जहाँ तक आपने बात की फैमिली में शादी की, देखिए इसमें ना बचपन से एक चीज़ चलती है। पहले हम क्या करते हैं कि जो कज़न्स हैं उनको जोड़ जोड़ के रखते हैं और कहते हैं तुम लोग बहन भाई हो, तुम लोग बहन भाई हो। दिल में हमने ख्वाहिशात रखी होती हैं कि भाई के घर में रिश्ता करना है और बहन के घर में रिश्ता करना है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब वो बड़े होते हैं तो एकदम उनके ऊपर अनाउंसमेंट छोड़ देते हैं कि मुझे तो ये पसंद आ गया। कभी कभी कंपैटिबिलिटी का ये इशू बच्चों के अंदर आ जाता है कि बच्चे ये जब ये देखते हैं कि नहीं मैंने तो उसको कभी इस नज़र से देखा ही नहीं, ही वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी और अ सिस्टर टू मी, तो जाहिर है फिर आपने वहाँ पे ये कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है कि उन लोगों ने इस नज़र से नहीं देखा। या तो आप उनको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देते हैं शुरू से, लेकिन आप देखें कई दफ़ा ये भी इशू आ जाता है कि आपने बचपन में उनको बता दिया, उसकी बचपन की मोहब्बत थी, एक की मोहब्बत थी, दूसरे को कोई और पसंद आ गया। तो ये कैसे फ़ैसले हैं जिनमें बड़ी मतलब ये टेंडर किस्म के मामलात होते हैं, क्योंकि देखें एक दफ़ा किसी इंसान का दिल टूट जाए और इस किस्म के मामलात हो जाएं, कई दफ़ा वो लोग बहुत अरसे तक कहीं और सेटल नहीं होते। कंपैटिबिलिटी में हम जो कुछ चीज़ें देखते हैं जनरली उनमें दीनी रुझान की वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं, तो कंपैटिबिलिटी नहीं होती। उसमें लाइफस्टाइल जैसे इन्होंने बात की, तो हमारा दीन हमें बताता है कि कुफ को देखना है। अब ये क्या होता है कि मैक्सिमम मैच हो, मेजर चीज़ों में क्लैश ना हो। सही, पेरेंट्स को ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे को कोई जानता नहीं है, बच्चा खुद भी नहीं अपने आप को जानता, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बेटे की ये आदत है, मेरी बेटी की ये आदत है, तो वो ना मैक्सिमम क्लैशेस से बचाना है। मसलन ये कि अगर जी बेटा मेरा बहुत गुस्से वाला है, तो मैं अगर तीखी सी लड़की ले आऊँ तो फिर क्या होगा? मतलब मैं ऐसी लाऊं जो ज़रा सॉफ्ट स्पोकन सी हो, उसके साथ चल सके। अच्छा, बेटी मेरी ऐसी है जो कि एसी के बगैर रहती नहीं है, और मैं उसकी शादी कर दूं कि खैर है जी खुद से वो करेगी, सारा मैनेज करेगी, उसके साथ वो नहीं चल सकती अगर वो ऐसे लोग हैं जो एसी लगाते नहीं या वो मैनेज नहीं कर सकते, कुछ भी स्टेटस वाइज हो जाए। कई दफ़ा अकीदे का फ़र्क होता है, आप एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं, दूसरा दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को कर रहे हैं, उससे भी हो जाता है। तो ये सारे कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होते हैं जो कि कुछ जायज़ हैं और कुछ को हमने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार किया होता है। बेसिकली बात ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी के इश्यूज मिनिमाइज़ हों, तो अगर आप अपने बच्चों को ये दीनी क्राइटेरिया बचपन से दें कि अच्छे साथी की पहचान क्या है। जैसे पहले आप उनको सिर्फ वैसे बताते हैं कोई भी अच्छा साथी जो हमारे साथ रहता है वो कौन होता है, अब आप बचपन से उसको ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें आप ख़ास तौर पे सुपरफिशियल क्राइटेरिया ना दें कि खूबसूरती कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, किसी का टॉल होना, शॉर्ट होना, फेयर होना
या बड़ी आंखें या ऐसा लाइफस्टाइल या पैसा, ये हर चीज़ नहीं, ये हैं, ज़रूरतें हैं। और इनको जैसे हदीस में भी लाया गया, ये नहीं है कि इनसे बिल्कुल मना कर दिया गया, इनमें अट्रैक्शंस भी हैं, इनमें अट्रैक्शंस भी हैं, इनमें अट्रैक्शन भी होती है। तो इनको आप सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन नहीं रखेंगे, आप बताएं कि इंसान को इंसान समझने वाला, अल्लाह का हुक्म मानने वाला, सही अकीदे वाला इंसान जो होता है वो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। फिर जब बच्चे जवान होने के करीब आते हैं तो फिर आप उनको बार बार ये मैसेजेस फिर ड्रिल करते हैं, आप अपनी प्रैक्टिसेस से भी बताते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें इस तरह से था कि जो हम जब अपने स्पाउस की सिलेक्शन करते हैं ना, जैसे अगर आप बच्चे को भी कहते हैं कि बेटा मैं बड़ी लिबरल हूँ, आप सिलेक्ट करें, मैं आपको इजाज़त देती हूँ, जो आपको पसंद है आप उससे शादी कर लें। तो जो बचपन से बहुत से सिग्नल्स बच्चे के अंदर दिमाग में गए होते हैं, उसके सबकॉन्शियस में, वो सिलेक्ट करता है। जो वहाँ पे एक पर्सनैलिटी एक पूरा बना हुआ होता है। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। जी बिल्कुल। मैंने तो जी, मेरी क्लास में 100 लड़के थे, मुझे तो बस एक यही पसंद आया। तो इसमें कोई ख़ास बात है, उसमें ख़ास बात ये है कि बचपन से जो आपको क्राइटेरिया दिया गया, या आपने किताबें पढ़ी, आपने फिल्में देखी, आपके माहौल में जो था, आप अपने वालिद को देखती थी, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपकी अम्मी जो आपको बताती थी, आपका जो तरबियत के सोर्सेज थे जहाँ से आपने ये एजुकेशन ली, जो क्राइटेरिया आपके सबकॉन्शियस में आ गया आप उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए आप देखें कि सबकॉन्शियस में सबसे पहले दीनी क्राइटेरिया डालना चाहिए कि दीन की सही पहचान, दीन पे अमल करने वाला। फिर उसके बाद डालना चाहिए कि स्किल्स उसके अंदर क्या हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो। एक मैं खातून को जानती हूँ और उन्होंने जब अपने बेटे के लिए सिलेक्ट कर रही थी, तो बेटा उनका बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से, किसी बाहर के मुल्क से पढ़ के आया था और बहुत वो अच्छे खाते पीते लोग थे। लेकिन जब वो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा कि अब हम किसी को मिलने जा रहे हैं तुम्हारी शादी के लिए, तो उन्होंने उसको यही कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम उस लड़की से मिलोगे तो तुमने ये सोचना है, तुम अपने लिए मॉडल सेलेक्ट करने नहीं जा रहे हो, तुम अपने लिए अपने बच्चों की माँ सेलेक्ट करने जा रहे हो। तुमने उसको इस नज़र से देखना है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कि बात यह है कि जब हम क्राइटेरिया ही गलत दे रहे होते हैं और फिर हम कहें कि जी हमारे बच्चे खुद से सिलेक्शन करें और कैसे करें, फिर उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट है। इसमें एक और बहुत जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि शादी करने की सही एज क्या है, क्योंकि ये जो क्राइटेरियाज आप बता रही है ना, ये हर एज के डिफरेंट होते हैं। 20 साल का बच्चा अलग चीज़ मांगता है, 25 साल का बच्चा अलग चीज़ मांगता है, 30 साल का बच्चा बिल्कुल ही अलग चीज़ मांगता है, और 40 साल का बंदा तो ये कहता है कि सिर्फ रोटी पका दे। और उसके बाद वो उसके आगे कुछ नहीं सोच रहा था, बिकॉज टाइम टू टाइम आपके इमोशंस बदल रहे हैं, आपकी नीड्स बदल रही हैं। तो बहुत एक अहम सवाल ये है कि एक लड़के की कोई आइडियल एज हम नहीं शायद बता सकते, या लड़की की नहीं बता सकते, लेकिन हमें इस्लाम इस बारे में ये कहता है कि बलूगत में शादी कर दी जाए। इससे भी एक मिसकॉन्सेप्शन नाज़रीन हमारे बच्चों ने लिया है कि जब वो स्कूल में पहुंचते हैं और कॉलेज में पहुंचते हैं और कहीं उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो अम्मा अब्बा से आके घर में कहते हैं जी इस्लाम ने तो कहा है बालिग हो जाए तो निकाह कर दिया जाए। तो क्या जो बलूगत का लफ्ज़ है, क्या वो सिर्फ बालिग होना उससे मुराद है, या उससे मुराद रुश्द है, और इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? देखें, पहली बात तो ये कि आजकल हमारे बच्चे 12-13 साल पे भी बालिग हो रहे हैं। सही, ठीक है। तो 12-13 साल पे अगर वो बालिग हो रहे हैं तो क्या उनके अंदर इतना विजडम है, रुश्द ये है कि आपके अंदर इतनी अकल है, इतनी हिकमत है, इतना विजडम है कि आप एक फैमिली को लेके चल सकें, अपना रिलेशनशिप प्रॉपर बिल्ड कर सकें, या आप ये समझ रहे हैं कमाने के काबिल हो गए हैं आप, या ये कि मैं जो है सिर्फ कभी इधर बैठूंगा, कभी बादलों को देख के गाने गाऊंगा, कभी हाथ पकड़ के इधर फिरूंगा, क्योंकि वो तो एक फिल्मी दुनिया में रह रहे हैं ना, जो उन्होंने मूवीज में देखा, ड्रामे में देखा, वो समझ रहे हैं कि शादी के बाद ना बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी लाइफ होगी। उसको ये नहीं पता कि दिस इज अबाउट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट अबाउट कि हम जब मूवीज देखते हैं तो मूवीज में दिखाया जाता है कि एक लड़का और लड़की की शादी हो गई और वो साथ रहने लगे, और उसके बाद आता है हैप्पी एंडिंग, हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद की बात कोई नहीं बताता हमें। नहीं, लेकिन देखें रुश्द जो है ना, वो एज़ पर टाइम लाइन, टाइम्स जितने हम देख रहे हैं उसमें रुश्द की भी डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं। पहले रुश्द की रिक्वायरमेंट कुछ सिलेक्टिव थी, अब रुश्द में और बहुत सी चीज़ें और भी आ गई हैं कि उसके अंदर इतना विजडम या अक्ल, या आप देखें बाज़ औक़ात तो बच्चे जो 32 साल के भी हो गए हैं, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन अ फैमिली। वो खुद इस अभी मिजाज पे नहीं पहुंचे कि वो फैमिली, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 21 साल पे
दे आर मेच्योर्ड इनफ, उनकी इतनी विजडम डेवलप हो गई होती है कि वो फैमिली को सस्टेन कर सकते हैं। देखिए, तो जब पेरेंट्स को पता हो ना कि भी हमने बालिग होने के साथ रुश्त पैदा करना है, तो फिर क्या है, आप हर उम्र की जो रुश्त है वो उसको देंगे। आपको पता होगा कि 3 साल के बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, आप 3 साल के बच्चे को वो रुश्त देंगे जो 3 साल का बच्चा करे, ठीक है। 8 साल के बच्चे को वो रुश्त देंगे जो 8 साल का बच्चा करे। अगर मुझे एक वालदा मिलके कह रही हैं कि जी मेरा 10 साल का बच्चा है, लेकिन पता है क्या, वो बैठा रहता है और वो कहता है मुझे अपने हाथ से नवाला बना के खिलाएं। 10 साल का बच्चा अगर खुद खाना नहीं खा रहा, ना होमवर्क इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, उसको रुश्त नहीं है। अब ऐसे बच्चे को, अब ये नहीं है कि हम के वो मासूम बच्चा है, नहीं, उसकी वालदा ने उसके साथ काम नहीं किया, क्योंकि बाय लार्ज आप गूगल कर लें, आप साइकोलॉजी की किताबें उठा लें, वो आपको एज ब्रैकेट लिखें तो साथ इतनी लंबी लिस्ट दे देते हैं, इस उम्र का बच्चा ये सारे काम कर सकता है। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि हम हर एज ग्रुप के मुताबिक जो काम है वो करें। 18 साल का आजकल के दौर में जो बच्चा है उसको हम बच्चा बनाए रखते हैं, जबकि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, 16 क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि यंग एज में उन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल की थी। इसमें एक और बात भी है, हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, चाइल्ड, और उसके बाद टीनेजर, और उसके बाद एडल्ट। हम कहते हैं जी ये तो बच्चा है, और ये तो जी अभी मैच्योर है, और ये एक दरमियान में छुई मुई है, इसको बस इंजॉय करने के लिए पैदा किया गया है। जबकि इस्लाम में बच्चा, एडल्ट, बस That's it. जिस दिन आप बालिग हुए नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी अपनी शुरू होगी, आप हर चीज़ के खुद जिम्मेदार हैं। अगर वालिदैन को ये पता होगा तो वो क्या करेंगे, बचपन से उसके अंदर ये शऊर बेदार करेंगे, और फिर उससे क्या होगा, जाहिर है 12 साल पे आप शादी तो नहीं करेंगे, लेकिन उस रुश्त को जल्दी मैच्योर होने देंगे। ये नहीं कि 40 साल पे भी आप कह रही हैं तो बच्चा ही तो पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस बात से कम वालिदैन को ये समझ आ गया होगा कि रुश्त होती क्या चीज़ है। अब एक और बहुत अहम बात है कि जो हम इन मामलात को, शादी के मामलात को डिले करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं। ब्रेक के बाद आकर हम इन पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जाने से पहले हमने ये कहा था कि हम आने के बाद डिस्कस करेंगे कि हम रिश्तों को डिले क्यों करते हैं, हम शादियों को डिले क्यों करते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चियां अपना कैरियर बना रही होती हैं, लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, तो वो अब क्या चाहती हैं कि BS की है तो चले अब मास्टर्स कर ले, बच्ची ने मास्टर्स कर लिया है तो MPhil कर ले, अच्छा MPhil कर लिया है तो अब कोई जॉब मिल जाएगी तो फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। इसलिए लड़कियों की एज डिले हो रही है। लड़कों की तरफ ये होता है कि लड़के जब पढ़ लेते हैं, वो जॉब करने लग जाते हैं, हम बेहतर की तलाश में रहते हैं कि ओके इफ़ ही इज़ अर्निंग 25,000, उसको 50,000 तक पहुंचने दो, अभी तो ये सही तरीके से घर नहीं चला सकेगा, इसको और आगे जाने दो और आगे जाने दो। इस चीज़ ने कहीं ना कहीं हमारी मुश्किलात को बढ़ा दिया है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है उनके लिए रिश्ते मिलना मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। ये सिनेरियो क्या है? बिल्कुल यही सिनेरियो है कि ये हर घर की कहानी है कि उम्र बढ़ती जा रही है और स्टेटस की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज ये है कि हर शख्स के घर में जो एक ज़माने में लग्जरी होती थी वो एज अ बेयर नेसेसिटी है, यानी हर एक को टीवी भी चाहिए, AC भी चाहिए, घर में खाना पीना भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, फिर ये भी अफोर्डेबिलिटी चाहिए कि हम बाहर कितना फ्रीक्वेंट खा सकते हैं, और फिर कपड़े चाहिए, और फिर बहुत से इवेंट्स आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें चाहिए। तो जब हमने अपनी ज़रूरियात को फैला दिया है तो उसके साथ हुआ ये है कि एक करियर की दौड़ भी बहुत ज़्यादा है। यानी एक ज़माना था जब हम चाहते थे कि लड़का तो पढ़े और कमाई के काबिल हो जाए, और उसको जल्दी हम कमाई पे लगाते थे, और लड़कियों के लिए ये क्राइटेरिया था कि कुछ एक्सेप्शनल लड़कियां होती थी जो कि बहुत लाइक होती थी और वो आगे से करियर्स में जाती थी, और बाकी ज़्यादातर बच्चियां ये करती थी कि बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करके अपने आप को डोमेस्टिक रोल में लेके आती थी, और कई दफ़ा वो डोमेस्टिक रोल में रहते हुए अपने आप को फर्दर ग्रूम भी करती रहती थी। ये नहीं है कि कोई कैद होके बैठ गई या बंद होके रह गई। तो उसकी वजह से ये था कि आसानियाँ थी कि जल्दी मैचेस मिल जाते थे।
फिर इसी तरह आप देखें कि क्योंकि लड़की की भी बहुत सी डिमांड्स होती हैं, अब लड़का अकेला तो नहीं उनको मीट कर सकता, वो फिर उसके पेरेंट्स भी कहते हैं फिर तुम कुछ कमाओ ताकि तुम अपनी शादी के लिए जमा करो, क्योंकि एक लंबी लाइन है इवेंट्स की जो होनी है और एक एक इवेंट के ऊपर लाखों रुपया लगना है, तो वो अब उसने वो भी कमा के लेके आना है। तो मतलब ये है कि इतना कुछ जमा हो चुका हुआ है। फिर कुछ लोगों ने ये भी देखा है कि अगर जल्दी शादियां कर भी दी किसी वजह से तो लड़की को सपोर्ट नहीं किया गया कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, या लड़की ने जो बहुत सी डिमांड्स की वो लड़का पूरा नहीं कर पा रहा, वो कहता है कि मैं तो अभी बिगनर हूँ, तो उनकी लाइफ स्ट्रगल्स भी चल रही हैं, उनकी एडजस्टमेंट स्ट्रगल्स भी चल रही हैं। तो जिसे कहते हैं ना एक किस्म का मुरब्बा बना हुआ है, बहुत से मसाइल में हम घिरे हुए हैं इस वक्त। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि देखें, पहले तो हम ये समझें कि घरदारी, ठीक है, दोनों के पहिए, गाड़ी के दो पहिए हैं ना, ये खावंद और बीवी। खावंद ने बाहर को देखना था, औरत ने घर को देखना था, गाड़ी चल रही थी। ओवर द टाइम, ओवर द जनरेशंस ये चीज़ें इंस्टिल अंदर आने लगी कि विमेन राइट्स, वी आर इक्वल टू मैन, हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, पढ़ाई के मौके लड़कियों को मिलने चाहिए। फिर पढ़ाई के बाद ये स्टेप आगे गए कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। फिर ये हुआ कि अगर मर्द किसी वजह से ना कमा सका तो एटलीस्ट लड़की इतनी काबिल हो जाए कि वो अपने आप को सब्सटेन कर सके। इन द केस ऑफ एडवर्स सिचुएशंस ऑल्सो, खुदा न खास्ता हस्बैंड फौत हो जाता है, खुदा न खास्ता डिवोर्स हो जाती है, तो बच्चों के अंदर इस चीज़ की एक नीड हमारे माशरे जहाँ से भी आई लेकिन आने लग गई। बहरहाल उससे ये हुआ कि जब वो नीड चेंज हुई कि घरदारी के साथ ये चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगी। जब प्रायोरिटी चेंज होने लगी तो एज फैक्टर डेफिनेटली डिड नॉट रिमेन द मोस्ट टॉप लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी कि नहीं जी 18 साल में बच्ची की शादी के लिए फटाफट रिश्ते ढूंढ लो। फिर ये हुआ कि नहीं, इसको भी पढ़ने दो। अच्छा पढ़ लिया तो अब देखिए फिर क्या फ़ायदा हुआ उसको डॉक्टर बनाने का, अगर अब आप उसको हाउस जॉब ही नहीं करने दे रहे, फिर आप उसको डॉक्टरी नहीं करने दे रहे, फिर उसको ये क्यों करवाया और उसके ऊपर इतना पैसा भी लगा, थिंग्स लाइक दैट। वो चीज़ लेकर आई प्रोफेशनलिज्म को क्राइटेरिया बनाने लगी कि अब जब उसकी वो नीड बन गई कि शी इज़ बिकम अ प्रोफेशनल गर्ल, ऑफ कोर्स शी विल वांट समबडी हु इज़ इक्वली प्रोफेशनली क्वालिफाइड, या फिर वो उससे ज़्यादा हो, जाहिर है बेहतर को बेहतर से तलाश है। डेफिनेटली इसमें यह हुआ कि एज फैक्टर आज आप देखें कि पहले अगर 18 साल था तो फिर 22 हुआ, तो अब 25-26 पे भी नोबडी इज़ वरीड एट टाइम्स। लोग कहते हैं 26 के बाद सोचना शुरू करेंगे। तो ये कहाँ से आया है माशरे में ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, और इसी के साथ फिर लड़कों में भी यही हुआ। उन्होंने भी ये देखा कि नहीं, लड़की एक व्हील चलाने के लिए भी हेल्प बन सकती है, तो आप देखें लड़के वालों की भी तरफ से एक प्रोफेशन की डिमांड आने लगी। अच्छा, फिर ये था कि एक ज़माने में जैसे शर्मो हया का तस्वुर सोसाइटी में भी बहुत था, घरों में भी बहुत था, तो लड़का लड़की की वो जो बात की थी अफशा ने, एक नेचुरल नीड भी है पार्टनरशिप की, कंपेनियनशिप की, तो वो जब नहीं मीट होती थी तो वो भी विलिंग होते थे ज़्यादा कि हमारी शादी हो जाए, अब हमारी कंपेनियनशिप हो, माँ बाप भी फिर उसको पुश करते थे। अच्छा, अब क्या है कि क्योंकि बाकी चीज़ों को तो हमने कॉम्प्लिकेट कर लिया, डिले कर दिया, लेकिन इस नीड को नहीं देखा हमने, इंस्टीट्यूशन को खोल दिया। को एजुकेशन है, दोस्तियाँ करो, फ्रेंड्स हैं, मिलके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जितनी देर मर्जी बातचीत करो, तो वो रास्ते सारे खोल दिए गए। अब उनकी वैसे नीड पूरी हो रही है जिससे मर्जी तो ऑटोमेटिकली खुल गए ना, ऑटोमेटिकली खुल गए, उसके लिए आपको कुछ फाइट आउट नहीं करना पड़ा, वो तो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही आने लग गया। लेकिन अगर आपने शादी करनी है तो आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख होने चाहिए, लेकिन वैसे बातचीत करने के लिए अवेलेबिलिटी है, कोई बात नहीं, एक बर्गर खा के गुजारा कर लेंगे, इसमें आप देखेंगे लायबिलिटी भी नहीं होगी। और इसमें फिर आप देखेंगे कि जो हमारे माशरे में लव मैरिजेस का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ तो बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेज हो गए, बिल्कुल, ठीक है। और फिर जब अरेंज मैरिजेस आई तो फिर वहाँ लिस्ट चॉइसेस की बहुत बड़ी बना दी गई, ये होगा तो करेंगे, ये होगा। और लव मैरिजेस में वो कॉम्प्रोमाइजेस ही खत्म हो गए, यानी कि वो बैलेंस भी जी, वो हलाल को हमने मुश्किल बना दिया, बिल्कुल, और हराम को हमने आसान बना दिया। और ये हम लोगों ने खुद ही अपने घरों में शुरू किया। लेकिन आप ये सोचें कि चलें, अगर हम कहते हैं कि नहीं जी हम सक्सेसफुल हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हर घर में परेशानी है कि हमारे बच्चे की वक्त पे शादी नहीं हो रही, और अगर शादियां हो रही हैं तो वो बस नहीं रहे हैं। तो हमें ये करना होगा कि थोड़ा सा जो गलत काम हम कर रहे हैं उसे रिट्रीव बैक करना होगा। माइंड बहुत परेशान है इस बात के ऊपर कि शादी, रिश्ते डिले हो रहे हैं, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, और ये एक बहुत हैरतनाक बात लगती है कि हर आने जाने वाले के सामने बच्ची वहाँ बैठी हुई है, दुआ करना मेरी बच्ची की शादी हो जाए, मैं बड़ी परेशान हूँ।
इस सारी सिचुएशन के अंदर बच्ची की साइकोलॉजी पे उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, वो सॉर्ट ऑफ अपने आप को वर्थलेस समझने लग जाती है कि मैं शायद कोई वर्थलेस चीज़ हूँ। और ये जो हमारा एक अलमिया है कि हम उसको फिर एक जो कहला दिया कि जी वो बच्ची बोझ ना बने पेरेंट्स पे, तो जी वो बोझ शायद बन रही है। ये कहा जा रहा है कि लड़कियाँ पराया धन है, इनकी शादी कर देनी चाहिए। और लड़कों के साथ एक ये भी चीज़ है कि वो प्रॉब्लम, वो भी मसले का शिकार है। उनकी शादी में डिले हो रही हैं। लेकिन थोड़ी सी उस वहाँ पे हम एक ये लेनेंसी देखते हैं कि लड़के की माँ जब खड़ी होती है और बहनें खड़ी होती हैं तो वो कहती हैं तुम नाम दो शादी का, मैं 1000 लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। ये चीज़ लड़के के अंदर ये एहसास पैदा करती है कि मैं प्रिंस हूँ और मेरे लिए अवेलेबिलिटी है लड़कियों की बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं ये चीज़ लड़कों को एरोगेंट तो नहीं बना रही है। ये डिसबैलेंस तो डेफिनेटली लेकर आएगी। अगर घर वालों का रवैया ये है कि तुम प्रिंस हो और तुम्हारे लिए तो हज़ारों हैं, तो डेफिनेटली डिसबैलेंस लाएगी। फिर वो लड़का हर लड़की को देख के कहेगा मैं पहले देखूंगा, फिर मैं उसको चेकआउट करूंगा, फिर शादी करूंगा। और लड़की बेचारी जो है वो इसी टेंशन में होगी कि अब मैं फिर रिजेक्ट होने लगी हूँ। तो हमें इस चेन को भी ब्रेक करने की ज़रूरत है कि लड़के को बताने की ज़रूरत है कि देखो जो शरीफ लड़के होते हैं वो ऐसे नहीं करते, पहले माँ बाप देखते हैं, मिलते हैं, फिर वो तुम्हारे मुताबिक कोई थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर उनको लगता है तो फिर एक लड़का लड़की की मीटिंग कराई जाती है ताकि फिर आप इस्तिखारे के बाद उस पर फैसला करते हैं कि कैसे इसको करना है। और कभी इंशाल्लाह कभी फिर मौका रहा तो हम हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स हैं उस पर बात करके देखेंगे। तो वो जब उसका इल्म आया तो समझ आई कि निकाह के बाद फिर नथिंग इज मे नॉट बी परफेक्ट, तो उस पर जो कॉम्प्रोमाइज़ कुरान और सुन्नत सिखाती है कि फिर तुम्हें ये घर को चलाना कैसे और अफ़ा दरगुजर का मामला कैसे करना है और अच्छे गुमान कैसे रखने और एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम, उससे पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें इसका मतलब है अपने एरर्स लेकर भी आएंगी शख्सियत के एतबार से, लेकिन फिर उसको सुलझाने और निभाने के लिए बहुत अच्छे आपको गाइडलाइंस कुरान और सुन्नत से मिलते हैं। बिल्कुल। और अगर आप पढ़ेंगे सूरह अल बकरा में आप देखेंगे जिस तरह एक शादीशुदा कपल, यहाँ तक कि डिवोर्स की बात की गई है, लेकिन उसके जो क्राइटेरिया जिस तरह उसको सेट किया गया उससे पता चलता है कि हमारे दीन के अंदर बहुत आसान तरीके से हर पहलू को डिस्कस किया गया है और उसके ऊपर गाइडलाइंस दी गई है। कई दफा ये भी तो बच्चों के सामने कहती हैं मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली जल्दी शादी करके, तुमने ऐसे करना, मेरी तरह फैसले करना। मैंने बहुत सफर किया, मैंने बहुत सफर किया एडजस्ट होने में। हाँ जी, तो आप बच्चे को बता रहे हैं कि जो शादी का इंस्टीट्यूशन है बड़ा अगली इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वही बात है कि फ्रेंडशिप लायबिलिटी के बगैर है और वो उसमें कुछ आराम सुकून भी है। तो ये इन सारी चीज़ों को बचपन से फिक्स करने की ज़रूरत है। और आप ये देखें कि हमारा आज जो मैक्सिमम मजाक का जो सेंटर है या जो फोकल है वो सिर्फ खावंद और बीवी के रिश्ते पर है। बिल्कुल कि मैरिज इज लाइक अ केज, दोज हु आर इन इट वांट टू गो आउट एंड दोज हु आर आउटसाइड वांट टू गो इनसाइड। मतलब अब अगर आप मैरिज को एक केज से अगर आप उसको तशबीह दे रहे हैं तो आप देखिए हम जहनियत क्या क्रिएट कर रहे हैं कि मैरिज क्या एक, फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे शादी से भाग रहे हैं, उनके सामने कहते हैं शादी का तुम्हें शौक तो बड़ा है, जब एक दफा हो जाएगी तो पता चलेगा। एक ये चीज़, और एक ये चीज़ हम अपने माशरे में बड़ी देखते हैं कि एज डिफरेंस एक बहुत बड़ा हवा है हमारे लिए। अगर लड़की की एज लड़के से साल या 2 साल ही बड़ी हो, उस शादी से वापस आने के बाद लोगों के जो कमेंट्स शुरू होते हैं कि लड़की बड़ी लग रही थी, बड़ी लड़की लग रही थी, वो तो बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा था उसके सामने। इज इट अ प्रॉब्लम अगर लड़का और लड़की खुश हैं और वो मेंटली सेटिस्फाई है इस ताल्लुक से? जो मोटिवेटिंग बात मिलती है और जो दिल को सुकून देती है, हज़रत खदीजा की एज देखें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें, तो इससे पता चलता है कि इस्लाम में नॉट नेसेसरीली दैट एज विल बिकम अ क्राइटेरिया के ऑफ रिजेक्शन या ऑफ सिलेक्शन, बट इट इज़ देयर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल कैसर और बहुत शुक्रिया अफशा खालिद। ये एक इंतहाई अहम मौजू था जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए था और हमें करते रहना चाहिए है कि बदलते दौर के तकाज़े क्या हैं, माँ बाप भी उन तकाज़ों को समझें और बच्चे भी समझें कि शर्म और हया क्या है, और बच्चे भी कहीं ऐसा ना हो कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूर चले जाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपके लिए बेनिफिशियल साबित हों। हमारे साथ रहिएगा अगले प्रोग्राम में। अब आपकी होस्ट आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।